चुनाव से पहले कांग्रेस का एनपीएस कार्ड, केंद्र से मांगी एनपीएस, जीएसटी और कोल रॉयल्टी की राशि। पेंशन योजना से किसका होगा भला? चुनाव आने वाले हैं, इससे ठीक पहले केंद्रीय बजट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय पेंशन योजना के 17,240 करोड़ रुपए की राशि लौटाने की मांग की है। साथ ही जीएसटी, कॉल रॉयल्टी के 4,140 करोड़ रुपए जल्द ट्रांसफर करने की अपील की है। वहां दिल्ली में बैठक चल रही थी तो छत्तीसगढ़ में पेंशन योजना पर सियासी मंच तैयार हो चुका था, जहां कांग्रेस एनपीएस की राशि को प्रदेश के कर्मचारियों का पैसा बता रही है और प्रदेश के कर्मचारियों को लुभाने का प्रयास कर रही है, तो वहीं बीजेपी केंद्र सरकार पर अनर्गल आरोप लगाने की बात कर रही है। छत्तीसगढ़ को जो देय राशि है केंद्र सरकार के द्वारा, उसकी मांग तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया ही है। छत्तीसगढ़ को जीएसटी की क्षतिपूर्ति, शेष जीएसटी, कोल का शेष, माइनिंग का जो शेष और रॉयल्टी का हिस्सा, ये सब मिला करके छत्तीसगढ़ को जो 20-22 हजार करोड़ रुपया लेना है, उसके अलावा पुरानी पेंशन योजना में छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों के लगभग 17,000 करोड़ रुपया की राशि, इसके संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज की बैठक में अपनी बात उठाई है। और हम उम्मीद करते हैं अगर दिल्ली की सरकार बजट बनाने जा रही है तो राज्य के इन हितों को उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार के सुझाव छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा दी जा रही है और इस सुझाव में मुख्य रूप से पुराने पेंशन को लेकर के, जब पुराने पेंशन की घोषणा की गई तो मुझे लगता है कि सरकार की बजट होगी, यहाँ की राज्य सरकार की, और अपने बजट को देख करके घोषणा किए होंगे, लेकिन केवल बयानबाजी करना और केंद्र के ऊपर में आरोप लगाना और आरोप लगा करके ये कहना कि वो हमें सहयोग नहीं दे रहे हैं। चुनाव आते ही जनता के बीच कठोर मुद्दे के साथ जाना राजनीति का अहम हिस्सा है। वहीं एनपीएस के मुद्दे को लपककर कांग्रेस अपने राज्य के कर्मचारियों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी का कहना है जब प्रावधान नहीं था तो राज्य सरकार को अपना बजट देखकर एनपीएस लागू करना था। बहरहाल छत्तीसगढ़ में एनपीएस का मुद्दा गूंज उठा है। रायपुर से कुलेश्वर पांडे की रिपोर्ट। कोशिश करते हैं कि एनपीएस का मुद्दा है या फिर राजनीति है या फिर सरकार को घेरने की कोशिश। चलिए, हमारे साथ घनश्याम राजू तिवारी जी, नेता है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका। बीजेपी से श्रीचंद सुंदरानी, छत्तीसगढ़ भाजपा के एक वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। उचित शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं उचित शर्मा साहब आप ही से मुखातिब होता हूं, क्योंकि जब भी छत्तीसगढ़ में केंद्र को लेकर कोई बात होती है तो सबसे पहले बकाया राशि की बात होती है, टारगेट वहीं होता है। आप कौन सी योजना लाए हैं, आपकी योजना का क्या लाभ मिला है लोगों को, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन क्या आप हमारा पैसा अभी दे रहे हैं, कितना समय है, कितना बचा हुआ पैसा है, ये बात सबसे पहले होती है। क्यों? क्योंकि पैसों की ज़रूरत अगर राज्य को चलाना है तो ज़रूरत पड़ती है, बिना धन के सब व्यर्थ है। अब ऐसे में धन की मांग करना भी उचित है। मैं ज़रा आपका ध्यान इस पर आकर्षित करना चाहूँगा कि क्या ये मांग है या फिर जब भी मीटिंग होती है तब एक पॉलिटिकल बयानबाजी है ये? विजय जी, ये अच्छा सवाल किया आपने, लेकिन मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि ये हक की जायज मांग है। ये हक है छत्तीसगढ़ के लोगों का, छत्तीसगढ़ की सरकार की, उसकी एक जायज मांग जो केंद्र से है, जो लगातार पिछले 4 साल से पेंडिंग है। वो बात अलग है कि इसके राजनीतिक एंगल, राजनीतिक मायने अलग अलग निकाले जा रहे हैं। हम दोनों तीनों पे अगर हम बात करें तो एनपीएस को लेके बात करें, जीएसटी के बकाया को लेके बात करें, कोल की रॉयल्टी को लेके बात करें, तो ये बात सत्य है कि अगर हम एनपीएस में लिटिगेशन है, प्रॉब्लम है, चीज़ें हैं, तकनीकी कारण है, मगर कोल को लेके अगर हम बात करें, जीएसटी को लेके बात करें, कोल की रॉयल्टी और जीएसटी के बकाया को लेके बात करें, तो वो क्लियर कट फंड है, वो क्लियर कट स्टेट को मिलनी चाहिए। वो एक उसमें कोई किंतु परंतु तो है नहीं। क्यों उस चीज़ों को लेके प्रॉब्लम हो रही है, ये समझ से परे है। और वही विपक्ष, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो समझाने के प्रयास नहीं कर पा रहे, या ईमानदार प्रयास उनकी तरफ से नहीं हो रहे हैं। वो जनता के बीच, जनता के समक्ष वो अपनी बातों को रख नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से वो पैसे का लेन देन होना है, क्यों होना है, या केंद्र की बात को सही तरह से मुखातिब नहीं करा पा रहे हैं जनता को, हमारी छत्तीसगढ़ 3 करोड़ जनता को। एक ये तकनीकी प्रॉब्लम है।
रहा एनपीएस की जो प्रॉब्लम, एनपीएस का टोटल एक पॉलिटिकल इशू है। 2004 के बाद पेंशन स्कीम बंद हुई, अटल जी के टाइम से उन्होंने जो चालू की थी, 2018 में इन्होंने जो बंद की। देखिए एनपीएस जो है, जो स्कीम का पेंशन का फंड है विजय, उसको इस तरीके से देखिए कि वो जो है वो लाभ जनरेट करने वाली लड़ाई है। उसको केंद्र को ये लगता है कि इसको हमारे पास दे दो, हम इससे कुछ लाभ लेके हम बांट देंगे। हकीकत ये कि उसको बाजार में पैसे लगाए जा रहे हैं। वही चीज अब छत्तीसगढ़ चाह रहे हैं कि हम कर लेंगे, इसको आप हमें दे दीजिए, आप मत कीजिए। बिल्कुल। तो ये 17,000 करोड़ का जो पैसा है, केंद्र सरकार बोलती है कि ये इंडिविजुअल लोगों का पैसा है, इंडिविजुअल डिमांड करेंगे तो हम दे पाएंगे, इंस्टीट्यूशन यानी राज्य सरकार को हम नहीं दे सकते। तो ये टोटल पॉलिटिकल मुद्दा है जो 2023 के चुनाव में और भारी होने वाला है। देखिए आप हिमाचल वो ये हो गया सर, मैं समझ गया आपकी बात को कि पैसा हम दे, लेवल आप आपका लगा दे, तो ये थोड़ा शायद ये आकर बात अटक जाती है। यस विजय जी, यस जी विजय जी। तो मैं सुंदरानी साहब से पूछता हूं जरा कि सुंदरानी जी, जब आपकी सरकार थी, केंद्र में भी आपकी सरकार थी और छत्तीसगढ़ में भी आपकी सरकार थी, तब इस तरह के मुद्दे नहीं सुने जाते थे कि पैसा नहीं आ रहा है। उस समय रेगुलर पैसा आता था क्या? छत्तीसगढ़ राज्य का जो उसके हक का पैसा है, चाहे वो एनपीएस का हो या फिर वो कोल ब्लॉक का हो, जीएसटी क्षतिपूर्ति हो, ये तमाम सारी चीज़ें देखिए कहीं ना कहीं भला तो आप भी करना चाहते हैं, उद्देश्य आपका भी जनता का भला करने का है, और अब सरकार में कांग्रेस है तो वो भी चाहती है कि जनता का भला हो। तो सवाल ये है कि जनता के भले के बीच राजनीति हो रही है या फिर ये लेबलिंग की एक पॉलिटिक्स है? देखिए पंड्या जी, निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में इसको राजनीतिक विषय बनाना चाहती है। ये कहीं ना कहीं सस्ती लोकप्रियता लेना चाहते हैं। ये जहाँ तक जीएसटी का मामला है, कोल का है, ये तो रेगुलर आता है पेमेंट, 4 दिन आगे पीछे आता है। जीएसटी का बकाया पैसा जो है, जीएसटी क्षतिपूर्ति का पैसा, जो कमिटमेंट है संघीय ढांचे के तहत सभी राज्यों को मिलता है, छत्तीसगढ़ को भी मिलता है। थोड़ा समय लगता है जीएसटी रिकवरी, वो समय कितना था आपके समय? बराबर थोड़ा 2-5 दिन आप कह रहे हैं ये, या फिर उतना समय लगता था जितना समय? देखिए हमने आज ज्यादा समय लग रहा है क्या? ईमानदारी से बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं पंड्या जी, उतना पंड्या जी आप मेरे स्वभाव को जानते हो, मैं तो स्वीकार करने में भी पीछे नहीं हटता। पंड्या जी, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब भी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन कभी भारतीय जनता पार्टी ने इसको इशू नहीं बनाया। लेट सेवेट पैसा आता था, आज भी आ रहा है। संघीय ढांचे के तहत जो भी योजना बनती है, जो केंद्र सरकार बना भी नहीं सकते थे ना, योजना बनती है, उसका पैसा राज्य को मिलता है। दिल्ली के आंकड़ों से बेर मोल कौन लेगा भाई? मैं तो पंड्या जी ये बात उठाऊंगा, प्रधानमंत्री आवास योजना 17 लाख मकानों का पैसा आया था छत्तीसगढ़ में, लेकिन राज्य का अंश नहीं दे पाने के कारण यह वो पैसा दिल्ली मैं तो आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या ये पैसा जल्दी मिलना चाहिए, हाँ या ना? निश्चित रूप से समय पे पैसा मिलता है और मिलता रहेगा। कभी भी किसी भी राज्य के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होता। ऐसा कोई उदाहरण कांग्रेस की सरकार पेश करे कि मध्य प्रदेश को पैसा आ गया हो, महाराष्ट्र को पैसा आ गया हो, उड़ीसा को आ गया हो, झारखंड को पैसा आ गया हो और छत्तीसगढ़ को नहीं आया हो, ऐसा कोई उदाहरण है क्या? सभी राज्यों को समय समय पर बराबर उसका हक का पैसा मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। पंड्या जी वो मुझे कुछ आंकड़ों से मुखातिब करवाएंगे। घनश्याम जी कह रहे हैं कि समय समय पर पैसा आता है, थोड़ा देर सवेर हो जाती है, लेकिन देर ज़्यादा हो गई है या फिर दिल्ली गए हैं तो साहब आप दिल्ली से आए हैं, केंद्र की बैठक में शामिल हुए हैं, तो थोड़ा बहुत तो बनता है। देखिए विजय जी, जब से प्रदेश में भूपेश बघेल जी की और कांग्रेस की लगातार हम इस बात को देख रहे हैं कि केंद्र सरकार अनेक कारणों से पक्षपातपूर्ण रवैये से सरकार को परेशान करने की लगातार कोशिशें कर रही है। जैसा कि मित्र उचित शर्मा जी कह रहे थे, एनपीएस का विषय पर जो उन्होंने अपने विचार रखे, देखिए एनपीएस का पैसा केंद्र सरकार का राज्य को देना एक संघीय व्यवस्था का आधार है, और यह संघीय व्यवस्था का आधार इसलिए है क्योंकि जिन्होंने 15 साल इस प्रदेश में राज किया, इन्होंने कभी पुरानी पेंशन योजना की तो इन्होंने चिंता नहीं की।
आज प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी जनहितकारी योजनाओं के साथ राज्य की हर उस आवश्यक चीजों पर निर्णय ले रहे हैं जो राज्य के हित में है। आज 5 लाख से अधिक पुरानी पेंशन योजना में लाभार्थियों को उन्होंने पेंशन देने की घोषणा की। अब हम इस घोषणा को कर रहे हैं, इसका आशय ये नहीं कि हम केंद्र के पीछे मुंह ताकते बैठे हैं। इसकी हमारी व्यवस्था है। जैसे आपने देखा, जब 2500 रुपए समर्थन मूल्य में धान देने की बात हुई तो केंद्र सरकार ने कह लिया हम केंद्रीय पूल में चावल नहीं उठाएंगे। तो आप इनके पक्षपात सर, उसके पीछे भी तो कारण था ना, क्यों नहीं उठाएंगे? केंद्र के से पैसा वही मांगा जा रहा है। आप बोनस जो हाँ, केंद्र कह रही है उससे ज्यादा दे रहे हैं। कौन कर रहा है इसको समझने की आवश्यकता है। जी, चलिए। दर्शक भी समझ रही है कि राजनीति कौन कर रहा है जनता के साथ, किसानों के साथ। आज एनपीएस का पैसा राज्य के कर्मचारियों का हक का पैसा है जो केंद्र सरकार के खाते में है। आज उन्हें राज्य को देने में किस बात की पीड़ा हो रही है? और अपना पैसा कहीं ना कहीं कर्मचारी हक मांग रहे हैं, ना अनुदान मांग रहे हैं, ना किसी प्रकार का लाभांश मांग रहे हैं। और उस पर अगर प्रदेश के मुखिया वित्त बजट जब बन रहा है उस पर जब अपनी बात रख रहे हैं तो इसमें किंतु परंतु क्या। और मैं एक बात और बड़ी ईमानदारी से आपके चैनल से, बड़े भाई सुंदरानी जी बैठे हैं, क्या राज्य में पुरानी पेंशन योजना के हितग्राहियों को उनका पेंशन मिले ये उनके पक्ष में है या नहीं, पहले इन्हें स्पष्ट करना चाहिए। और अगर हैं तो फिर जब भी पेंशन की बात होती है या कोई भी उस पर शुरुआत प्रदेश के मुखिया चिंता स्वरूप करते हैं, पेंशन की तो गूगली टिकट से टिप्पणी क्यों मैं होती आपके पास आऊंगा। है? मैं तो एक बार उचित जी का मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं। राज्य के हित में है जी। राज्य के पेंशन की योजना के हित में है तो एक बार प्रधानमंत्री जी से राज्य के उन पेंशनधारियों के प्रति अपने पत्र लिख देते। कहते हैं कि इनके पत्रों में बड़ा दम होता है। तो मुझे लगता है कि अगर ये उनके पक्ष में है, ये तो कई बार हुआ ना सर। मरकाम जी भी कह रहे हैं, भूपेश जी भी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि पत्र लिख दो। आपने ये एनपीए की गुगली के माध्यम से और जो बकाया राशि उसके माध्यम से सांसदों को और स्थानीय जो विपक्ष है उसको आउट करने की पूरी कोशिश की है। और इसमें जो सहानुभूति मिलेगी वो जनता की जरूर मिलेगी। मुझे लगता है उचित जी, मैं उचित जी का जवाब ले लूं फिर आपके पास आऊंगा। उचित जी। जी विजय, आपको आवाज मिल रही है उचित जी? हाँ मिल रही विजय जी, बोलिए। जी, मैं सवाल ये कर रहा हूं कि क्या एनपीए के माध्यम से अचानक से एनपीए को लाकर खड़ा करना, ये केंद्र का पैसा वहां से आना है। अब इसके माध्यम से एक तो आप जो पेंशनधारी हैं उनके सहयोगी हो जाएंगे, दूसरी रही बात आप जनता के भी हितैषी हो जाएंगे, तीसरी रही बात कि आप इससे पूरी बीजेपी को ऑल आउट कर सकते हैं कि आप क्यों नहीं करते, क्या आप नहीं चाहते कि ये मांग हो? ये एक साइकोलॉजिकल गेम जो है, एक दृष्टि से आप देखें तो सरकार का हक बनता है कि वो प्रदेश की जनता को उसका हक दिलवाए। दूसरा ये कि इससे बीजेपी के लोग पर क्या कहेंगे, ये बड़ा गले की फांस हो जाती है। जी विजय, गले की फांस नहीं, गले की फांस हो चुकी है। आप अगर इसको देखिए तो पंजाब में जो अभूतपूर्व रिजल्ट आए और जिनके फेवर में आए उन्होंने इसके पक्षधर थे। अभी हिमाचल में जो वोट जिसमें वोटिंग हो चुकी है, भाजपा के लोग काफी परेशान थे क्योंकि ये बड़ा एक दांव खेला था विपक्ष ने कि हम पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। अभी वही चीज गुजरात में हो रही है। तो ये 2023 के चुनाव जितने होने हैं, 2022 में चुनाव होने, 23 में चुनाव होने, तो ये एक बड़े मुद्दे साबित होंगे। इसीलिए केंद्र सरकार ने सीएजी को मुद्दा देकर रखा कि इस पे एक विस्तार से अपनी रिपोर्ट सबमिट करे। हो सकता है कि आने वाले समय में केंद्र सरकार इसको बैकफुट पे भी आ जाए, क्योंकि ये जो एनपीएस का पैसा है आज की डेट में ये एक लोग इस व्यवस्था में, इलेक्ट्रोल व्यवस्था में ये एनपीए होता जा रहा है। आप मेरी बात को समझने के प्रयास कीजिए विजय, कि एनपीएस के जो पैसे हैं वो एनपीए होते जा रहे हैं पॉलिटिकल रूप से। तो केंद्र सरकार इसको वापसी भी ले सकती है, क्योंकि चारों राज्य में जो आए हैं, झारखंड को ले लीजिए, छत्तीसगढ़ को ले लीजिए, आप राजस्थान को ले लीजिए, ये बोल क्या है कि हम पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे और इसके फायदे भी देखने को मिले राजनीतिक रूप से। वही चीज पंजाब में मिली, वही चीज आज हिमाचल में शायद मिल सकती है। तो अगर हिमाचल के 8 तारीख के रिजल्ट के बाद शायद कुछ, ये तो टेंशन और बढ़ जाएगा उच्च जी उस समय कि जब आप उसकी राशि नहीं दिलवा पा रहे थे और अब कह रहे हैं कि हम पुरानी पेंशन लेकर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बड़ा मुद्दा, इसी तो कह रहा हूं कि सीएजी को उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोला है केंद्र सरकार ने कि एक विस्तार से रिपोर्ट सबमिट करे। तो ये आने वाले समय में राज्य के चुनाव के लिए बड़ा मुद्दा होने वाला है। और यही गुजरात में अगर बीजेपी थोड़ी सी कम होती है वहां पे, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा साबित होने वाला है गुजरात के लिए।
क्योंकि गुजरात में आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में इस बात को रखा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल ने बोला कि हम वो पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे जो उन्होंने पंजाब में दाव खेला था वो गुजरात में भी खेल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये चीजें हो सकती है और केंद्र सरकार को आने वाले समय में बैकफुट पे जाना पड़ सकता है। सुंदरानी जी, एक बयान मैंने सुना था आपके नए प्रदेश प्रभारी से, वो कह रहे थे कि कांग्रेस को छोड़ो और राहुल गांधी को छोड़ो, सीधा भूपेश बघेल को टारगेट करो। ये बयान आया था कि उस पर फोकस कीजिए। तो क्या अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस का या भूपेश बघेल जी का एक ही टारगेट है कि केंद्र को टारगेट करो, क्योंकि वहाँ का जो स्कीम्स है, वहाँ की जो फायदे हैं, वो प्रदेश की जनता को कैसे दिलवा सकते हैं? और स्वाभाविक सी बात है कि वो पैसा इतनी जल्दी आएगा नहीं और आना नहीं है। मतलब एक स्वाभाविक सी बात बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ नहीं आएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आएगा नहीं आएगा, लेकिन वो सरकार पर निर्भर करता है। लेकिन सवाल ये है कि केवल और केवल आप हमें टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपको ऐसी स्कीम से टारगेट करेंगे जहां आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। देखिए पंड्या जी, निश्चित रूप से हमारे प्रदेश प्रभारी जी ने जो बात कही, जो आपने सवाल उठाया कि राहुल गांधी को छोड़ो, बाकी सबको छोड़ो, भूपेश बघेल जी को टारगेट करो, तो स्वाभाविक रूप से वो प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वादे किए थे, 36 वादों पे सरकार बनी थी। तो उनकी विफलताओं की बात अगर हम उठाएंगे तो सीधा सीधा भूपेश बघेल जी ही आगे होंगे, क्योंकि सरकार के मुखिया वो हैं। और जहां तक पुरानी पेंशन योजना की बात है, अगर इन्होंने प्रावधान किया है, योजना को रखा है, तो कहीं ना कहीं बजट में इन्होंने प्रावधान रखा होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने। जहां तक केंद्र का सवाल है, पूरे देश के लिए संघीय ढांचे के तहत सभी राज्यों के लिए एक जैसी व्यवस्था होगी। आप अपनी तरफ का अनुदान दे दीजिए, केंद्र से जो लाना है वो हम दे देंगे, हम दिलवाने की कोशिश करेंगे, इतना बड़ा दिल रखिए। देखिए ये योजना बना लें और योजना के लिए फिर दिल्ली के दरवाजे खटखटाएं, दिल्ली के दरवाजे पे कटोरा लेके खड़े हो जाएं, तो ये कहाँ का न्याय है? और अगर इन्होंने योजना बनाई है तो इनको आगे बढ़ना चाहिए। और जहाँ तक केंद्र का सवाल है, केंद्र से जो भी हक मिलना है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य सरकार को जो भी उसका बकाया है उसको आने वाले साल में इलेक्शन है सर, यहाँ टीवी पर तो आप कह देंगे, लेकिन जब आप अपने इलाके में जाएंगे ना सर, विधानसभा क्षेत्र में, वहां मुश्किल हो जाएगी। मैं जरा घनश्याम जी के पास चलता हूँ। जी घनश्याम जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? विजय जी, पूरे बातों का लब्बो लुआब यही है कि एनपीएस में राज्य सरकार जिन वायदों को पूरा करके आज अगर कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन योजना को बहाली की है, वो अपने अंश की राशि तो दे रही है। विषय और चर्चा का विषय तो यह है कि केंद्र सरकार जो संघीय व्यवस्था के आधार पर उस एनपीएस की राशि जो राज्य सरकार को देनी चाहिए, जिस पर ये कहीं बात नहीं कर रहे हैं, विषय तो वहां पर अटक रहा है। और मैंने जैसे पहले ही कहा, पहले भारतीय जनता पार्टी ये तय कर ले कि पुरानी पेंशन योजना पर भारतीय जनता पार्टी पक्ष में है या नहीं है, इसका जवाब कहीं नहीं आया। आप देखिए बीच में ये बोलेंगे क्योंकि इनके पास कोई जवाब है नहीं। विकास पूरी तरह से आपने ठप कर दिया है। सुंदरानी जी रुकिए, उनको बोलने दीजिए। सुंदरानी जी की आदत नहीं है कि बीच में बोले, तो मैं वही कह रहा हूं विजय जी, ये कह रहे हैं ना कि हम योजना बनाते हैं और कटोरा लेने के लिए केंद्र सरकार के पास खड़े जाते हैं। अगर राज्य हित में, प्रदेश हित में अगर हमारी संघीय व्यवस्थाओं पे कुठाराघात होगा तो कटोरा भी लेकर खड़े होंगे और उनके हक की लड़ाई भी हम लड़ेंगे। आप कोई हमें भीख नहीं दे रहे हैं। आप जिस कटोरे का शब्द उपयोग कर रहे हैं ना, हाँ, हम छत्तीसगढ़ के 2,80,00,000 लोगों के लिए कटोरा लेने के लिए खड़े होने के तैयार हैं, क्योंकि आप उनका हक मार रहे हैं। आप उनका हक मारेंगे, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मैं एक बात कह रहा हूं, पुरानी पेंशन आपने गरीबों का हक मारा है, आपने गरीबों का हक मारा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 17 लाख मकानों का पैसा केंद्र सरकार आपके पास भेजता है और आप राज्य का अंश नहीं जमा करा पाते, केंद्र का पैसा वापस जाता है। इस पे आप जवाब दीजिए ना, आप पहले इस पे जवाब दीजिए कि 17 लाख पैसा हो गरीबों को अपनी छत से क्यों वंचित किया गया? 17 लाख मकानों में गरीबों को मिलने वाली छत से क्यों वंचित किया गया? भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से बेबुनियाद सवाल खड़े करके राज्य के हितों पर कुठाराघात करती है। मैं पूछ रहा हूं, बताए ना पेंशन योजना की बहाली के साथ भारतीय जनता पार्टी है या नहीं? मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं सर, बताएं ओम क्या ये जब घोषणा होती है, चलिए मैं इस पे मैं उचित शर्मा जी का रिएक्शन लूंगा। उचित शर्मा जी, तो उस पर जवाब आना चाहिए। इस पर जवाब कब मिलेगा? चलिए मैं आऊंगा ना घनश्याम जी। क्या जब इस तरह की स्कीम्स होती हैं या इस तरह के वादे किए जाते हैं उचित जी, तो स्वाभाविक सी बात है जनता के बीच खड़े होकर आप वादे करते हैं कि हम आपको
ये योजना का लाभ दिलवाएंगे या ये योजना जो बंद हो चुकी है इसको चालू करेंगे। और इसमें मालूम है कि इसमें कई टेक्निकल फॉल्ट्स होते हैं जो आपको सुलझाते सुलझाते बहुत समय लग जाएगा। या तो वादा अगर आप कर रहे हैं तो पूरा फैक्ट हो कि नहीं साहब हम वादा कर रहे हैं आपसे, चाहे केंद्र से पैसा आए या ना आए, हम अपनी जो हिस्से की राशि है या हम अपनी तरफ से, चाहे वो राज्य पर बोझ आएगा, हम आपको देकर रहेंगे। इस तरह के वादे नहीं होते। कई बार चीज़ें केंद्र से पैसा नहीं आया, हमने अपनी तरफ का पैसा दे दिया, आपने केंद्र की योजनाएं चलाई, मकान पूरी तरह नहीं बने, दीवारें खड़ी हो गई, टॉयलेट नहीं लगे, टॉयलेट लग गया, दीवारें नहीं खड़ी हुई हैं। ये पंचायत कब तक चलती रहेगी? देखिए, राजनीति में इन वादों को, इन वादा करके इनको फायदा लिया जाता है बजाय कोई ब्लूप्रिंट तैयार करके। यही तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, यही जनता मांग कर रही है कि आप कोई भी अपना प्रोग्राम दें, प्लान करें, वादे करें, उसके लिए कोई ब्लूप्रिंट दीजिए कि आप पैसा कहां से लाएंगे, आप उसके तकनीकी पहलू क्या होंगे। यही चीज अभी आरक्षण के मुद्दे को देखने में बात मिली है, यही चीज शराबबंदी को लेकर मिली है। 2013 में डॉक्टर रमन सिंह ने भी एक पत्र लिख के मनमोहन सिंह को अपना फर्ज अदा कर लिया था कि हम एक एक दाना खरीदेंगे। तो ये केवल वादे किए जाते हैं और तात्कालिक लाभ, जो राजनीतिक लाभ है वो ले लिया जाता है और भविष्य का काफी नुकसान कर दिया जाता है। तब तक हम चुनाव के मोड से बाहर आ चुके होते हैं और चुनाव का पूरा लाभ ले चुके होते हैं। कोई भी पार्टी है, राजनीतिक बात है, वो किसी पार्टी विशेष पर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन राजनीतिक फायदा लेने के लिए इस तरीके के वादे किए जाते हैं। टेक्निकल पहलू, तकनीकी पहलू बाद में उसमें जो है डिटेल चर्चा की जाती है कि इसको हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हकीकत ये है कि हम वादा कर देते हैं पहले, उसके बाद उतने पैसों का अरेंजमेंट कैसे होगा, तकनीकी पहले कैसे होंगे, कोर्ट कचहरी कैसे होगी, ये हम बाद में सोचते हैं। भले ही बाद में कोर्ट में पड़े रहे, ताकि हम बता सके कि मामला कोर्ट में लंबित है, मामला केंद्र में लंबित है, अर्थव्यवस्था को हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, केंद्र पैसा नहीं दे रहा है, ताकि हम कोई ना कोई नेता अपना एक्सक्यूज ऐसा खोज लेते हैं ताकि जनता को बरगला सके। मैं जी घनश्याम जी, अनुदान केंद्र सरकार को देना उनका अधिकार है, उस पर राजनीति करना नहीं। और भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर्मचारियों के साथ कर रही है उसे कर्मचारी समझ रहा है और भारतीय जनता पार्टी का इसका भुगतान अगर क्या केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो तत्काल मिल जाती पेंशन योजना का लाभ। को इन्होंने झुलाया, 15 साल इन्होंने कर्मचारियों को जुलाया और आज जब उन्हें हक मिलने जा रहा है तो फिर से ये राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद रोका है क्या? के चलते आज भी ये पुरानी पेंशन योजना क्या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने रोका है क्या? हम राज्य के अंश उन्हें देंगे, लेकिन मैं तो एक ही सवाल पंचायत जी पूछना चाहता हूँ, क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पुरानी? चलिए, मैं घनश्याम जी एक रिएक्शन में श्रीचंद जी से भी ले लेता हूँ। के पैसे नहीं देते तो आखिर राज्य संचालित कैसे होगा? सुंदरानी जी, क्या आपकी पार्टी चुनाव में पेंशन योजना का वादा लेके जाएगी क्या? फिर आप कहेंगे डबल इंजन की सरकार है, यहाँ तो सिंगल इंजन था, हमारा डबल इंजन दे पाएगा? यहाँ पंड्या जी, हमारे जो भी वादे होंगे, घोषणा पत्र बनेगा, संकल्प पत्र बनेगा, 300 रुपए बोनस के जो झूठे वादे इन्होंने किए, जो वादा ये झूठी पार्टी किन वादों को लेकर जनता के बीच जाएगी? वादा नहीं करेंगे जो निभा नहीं सकते। ये अक्सर देखा जाता है। उचित जी भी जो बात कह रहे थे मैं उससे सहमत हूँ। ये देखा जाता है जब आप केंद्र में कोई दूसरी सरकार हो, राज्य में कोई दूसरी सरकार हो, तो ये थोड़ी सी तनातनी रहती है पैसों की, ये अक्सर देखा गया। ये देश देख रहा है, प्रदेश की जनता देख रही है, इसीलिए तो डबल इंजन की सरकार चाह रहे हैं हम छत्तीसगढ़ में। नहीं, तो वो डबल इंजन में भी सर कोयला डालना पड़ेगा ना, कि एक ही खींचे जाएगा दूसरे को सर। चलिए खैर, नहीं कोयला जनता डालेगी, इस बार इनको बेदखल करेगी सरकार। चलिए, सवाल यही था कि छत्तीसगढ़ की जनता से जो वादे किए जा रहे हैं उन वादों के लिए कई बार राशि की जरूरत होती है। वो राशि कहाँ अटक जाती है? केंद्र के पास अटक जाती है या राज्य जो है वो अपना हिस्सा भी देना चाहती है? कई तरह के ऐसे पहलू होते हैं जब वादे तो होते हैं, लेकिन उन पहलुओं को, उनके टेक्निकल पहलुओं को बहुत तकनीकी से समझना जरूरी होता है कि पैसा आएगा कहाँ से, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन वादे होते हैं जो चुनाव में बहुत बेहतर से छन जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। आज का मुद्दा में छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।